डेवलपमेंट स्टेज पे, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे बेसिकली आप यहाँ पर एक्सप्लोर कीजिएगा, मार्केट के बारे में एक्सप्लोर कीजिएगा, R&D कर सकते हैं आप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और पब्लिसिटी कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि जैसे कैसे MI लॉन्च होने से पहले ही उसके बारे में नॉलेज में आ जाता है, इंफॉर्मेशन में आ जाता है, वैसे आप थोड़ी पब्लिसिटी करवा सकते हो कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो और आप कब लेकर आ रहे हो। तो एक तरीके से इंडक्शन आप अपने प्रोडक्ट का कर सकते हो। तो पब्लिसिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है, पब्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट कीजिए। क्वालिटी मस्ट बी चेक, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जरूर चेक कीजिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में, क्योंकि आपकी क्वालिटी ही आपके लिए कंज्यूमर लेकर आएगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, चाहे आप कितने भी लो कॉस्ट में बेचिए, सारे कंज्यूमर आपके कॉस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जरूर चेक करेंगे। तो क्वालिटी पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज या कह सकते हैं कंसंट्रेशन दिखाने की जरूरत है। तो ये सारा का सारा किस में आएगा आपके, ये आपका आएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में या इंक्यूबेशन स्टेज में। ये सारी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करना है किसको, कंपनी को, ठीक है। सेकेंड लिखिए इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में आप क्या क्या कर सकते हो। इंट्रोडक्शन स्टेज में परसुएड पीपल टू ट्राई योर प्रोडक्ट। परसुएड यानी कि आप अपने कंज्यूमर्स को कोशिश कीजिए इन्फ्लुएंस करने का। परसुएड पीपल टू बाय द प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट को खरीद सके, इसके लिए आप उनको परसुएड कीजिए, इन्फ्लुएंस कीजिए। परसुएशन तो सबको पता है ना क्या होता है। नेक्स्ट लिखिए, सेकेंड स्ट्रैटेजी आप क्या अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकेंड आप कह सकते हैं स्ट्रेस शुड बी ऑन एडवर्टाइजिंग। स्ट्रेस STRESS, स्ट्रेस should be on advertising to inform the customer about the product. Stress should be on advertising. Stress should be on advertising to inform the customer about your product. To inform the customer about your product. यानी कि कस्टमर को आपको बताना है ना प्रोडक्ट के बारे में, तो सबसे ज्यादा ध्यान आप एडवर्टीजमेंट में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज में। गिव इंट्रोडक्टरी ऑफर, गिव इंट्रोडक्टरी ऑफर, गिव इंट्रोडक्टरी ऑफर बाय प्रोवाइडिंग सम, गिव इंट्रोडक्टरी ऑफर by providing some attractive gift to the customer. Give introductory offer by providing some attractive gift to the customer. यानी कि कस्टमर को कुछ अट्रैक्टिव गिफ्ट दीजिए ताकि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार कुछ प्रोडक्ट मार्केट में जब नया आता है तो उसके साथ देखिएगा 30% ऑफ लिखा होता है, 30% एक्स्ट्रा लिखा होता है, एक पे एक फ्री लिखा होता है। और कई बार जैसे कोई नया प्रोडक्ट, मान लो कि मैगी जो है वो अपना सॉस लेकर आया था, तो उसने ना छोटे पाउचेस और बॉटल्स को मैगी के साथ फ्री देना शुरू कर दिया था। याद आया कुछ आप लोगों को। खैर मैगी इज द ब्रांड ऑफ नेस्ले, ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी मार्केट में स्टैब्लिश था। लेकिन भाई कोई भी कंज्यूमर जो किसान का सॉस ले रहा है वो मैगी का सॉस क्यों लेगा, उसका तो ऑलरेडी किसान का मार्केट शेयर है। तो मैगी जो नूडल्स है उसका मार्केट शेयर तो ऑलरेडी था, लेकिन मैगी के सॉस का मार्केट शेयर नहीं था। तो ऐसे केस में उन्होंने क्या किया कि मैगी के साथ आपको फ्री का बॉटल देना शुरू कर दिया, छोटे वाले 200 ml के बॉटल, ताकि अब आपको कोई चीज फ्री में मिलेगा तो आप उसको टेस्ट जरूर कीजिएगा, राइट। तो बेसिकली आप कुछ अट्रैक्टिव ऑफर दीजिए या कुछ फ्री में दे दीजिए, या फिर कोई जैसे कि कॉफी वगैरह कुछ आता है उसके मग दे देते हैं लोग। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव गिफ्ट्स और ऑफर्स, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन स्टेज में ये भी कर सकते हैं, गिफ्ट और ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट गिव वैलिड रीजन, गिव वैलिड रीजन टू द कस्टमर, गिव वैलिड रीजन टू द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट,
गिव वैलिड रीजन टू द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, टू बाय द प्रोडक्ट। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से इलाबोरेट करते हैं मार्केट में, ठीक है, आप अपने कस्टमर के बारे में किस तरीके का व्यू पॉइंट डेवलप करते हैं कस्टमर के लिए, ये बेसिकली डिफाइन करता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा कि नहीं। यानी कि कस्टमर को बेसिकली आप रीजन दीजिए कि आपका प्रोडक्ट क्यों परचेज करना चाहिए और दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से आपके कंपनी के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। यानी कंपनी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, आइदर दैट इज क्लोथ, आइदर दैट इज एडिबल आइटम्स, आइदर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, you have to give the confirmation, you have to tell them, you have to give the reasons कि कैसे आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से बेटर है और क्यों कंज्यूमर इसमें पैसा लगाए। तो इस स्टेज में बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट को बेसिकली इस तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस कीजिएगा कि कोई भी कस्टमर जो है वो बेसिकली जिस चीज के लिए प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, जैसे वॉशिंग मशीन कोई कपड़ा धोने के लिए खरीदेगा, मोबाइल फोन कोई बेसिकली स्मार्टफोन की तरह यूज करने के लिए खरीदेगा, तो उसकी यूज, आप उस प्रोडक्ट को कितना यूज कर सकते हो, वो ड्यूरेबल कितना है, स्टैंडर्ड कितना है। रेशनल कंज्यूमर्स तो बेसिकली हर चीज देख कर लेते हैं ना, तो कंज्यूमर के पास एक रीजन होना चाहिए आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इंट्रोडक्शन स्टेज में, ये सारी स्ट्रैटेजीज को आपको अडॉप्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट और लिखिए, और क्या हो सकता है। डीलर शुड गिव गुड डिस्काउंट, लिख सकते हैं डीलर शुड गिव गुड डिस्काउंट, डीलर शुड गिव गुड डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट भी दे सकता है। वो डिस्काउंट तो खैर आपके गिफ्ट्स और उसमें भी आ सकता है, सेल्स प्रमोशन में भी। यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो बेसिकली आपके जो आपके कंज्यूमर्स हैं उन तक आप डिस्काउंट, उनको डिस्काउंट में प्रोडक्ट दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देयर शुड बी सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारा ग्रोथ में, ये आपका सारा इंट्रोडक्शन में चल रहा है। देयर शुड बी selective distribution to, there should be selective distribution to focus on target customer, there should be selective distribution to, there should be selective distribution to focus on the target customer, there should be selective distribution to focus on target customer। ग्रोथ, ये सॉरी इंट्रोडक्शन स्टेज में कभी भी आपको एक्सेसिव खुद को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स नहीं पता है कंज्यूमर का, प्रोडक्ट खरीदेंगे कि नहीं। तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको बनाने के टाइम पे जो आपने रिसर्च किया हो, जो भी किया हो, तो आपको एक टारगेट कस्टमर को डिफाइन करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जब आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट जो है आपके वही टारगेट कस्टमर खरीदे, ठीक है। तो आप एक टारगेट कस्टमर के लिए एक मार्केट को डिफाइन कीजिए और सबसे पहले वहीं पर अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाइए, ठीक है। एक साथ अगर आप 10 जगह पे आप अपने प्रोडक्ट के साथ डील कीजिएगा तो हो सकता है कि आप अब एक जगह पे प्रॉपर फोकस ना कर पाए और आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के बाद ही फेल हो जाए। इसीलिए प्रॉपर मार्केट का रिस्पॉन्स जानने के लिए हमें एक छोटा टारगेट मार्केट को पहले एक्सप्लोर करना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सप्लोर आप कहाँ कीजिएगा, यहाँ पर आप बेसिकली टारगेट कस्टमर के लिए ही आप बेसिकली कुछ सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करके प्रोडक्ट अवेलेबल करवाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, scheming pricing should be followed to earn higher profit, scheming pricing should be followed, scheming pricing should be followed, scheming pricing should be followed to earn higher profit, to earn higher profit in the initial stage, in the initial stage, scheming pricing should be followed to earn higher profit in the initial stage। यानी इंट्रोडक्शन स्टेज आपका शुरुआती दौर है, शुरुआती पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो आप अपने प्राइस, स्कीमिंग प्राइस का मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रख सकते हैं। यानी क्योंकि आप तुरंत मार्केट में आए हैं तो आप या तो प्राइस हाई रखिएगा या तो प्राइस लो रखिएगा। अगर आप हाई प्राइस रखते हैं तो आपका जो इनिशियल स्टेज में जो कॉस्ट है वो कई हद तक कवर हो सकता है, और अगर आप स्कीमिंग प्राइस पे डिस्काउंट दीजिएगा तो कस्टमर को लगेगा कि अरे ये तो महंगे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट भी दे रहा है। तो लाइक एक आप स्कीमिंग प्राइसिंग यानी प्रोडक्ट का प्राइस आप हाई रख सकते हैं, क्योंकि आप तुरंत मार्केट में गए हैं तो आपके पास प्रॉफिट अर्न करने का कोई और तरीका वे नहीं है फिलहाल। यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर हो रहा है, खर्च हो रहा है,
तो खर्च को वापस लेने के लिए कोई तरीका अपनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट 8th पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिमूविंग द प्रोडक्ट डिफिशियंसी, रिमूविंग द प्रोडक्ट डिफिशियंसी, रिमूविंग द प्रोडक्ट डिफिशियंसी, रिमूविंग द प्रोडक्ट डिफिशियंसी। देखिए इंट्रोडक्शन स्टेज में आपके कस्टमर बहुत कम होंगे, तो कस्टमर कम होंगे तो एक मार्केटर का ध्यान भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, कि भाई पर्टिकुलर हर कस्टमर की फीडबैक आप सुनना चाहिएगा। जब फीडबैक में कस्टमर आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट से ज्यादा निगेटिव पॉइंट बोलता है, तो इसका मतलब कि आपके, और वो बहुत मेजोरिटी में है, यानी बहुत सारे कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने कुर्ती बनाया, उन्होंने कहा कि नहीं ये इसका कलर जा रहा है, या फिर इस कुर्ती ये श्रिंक कर जा रहा है, अगर वो मुझे कोई भी रीजन बता रहा है या बता रही है कोई भी, तो ये मुझे कहीं ना कहीं मेरे प्रोडक्ट की प्रॉब्लम के बारे में मुझे अवेयर करवाएगा कस्टमर खुद। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट को डिफिशियंसी को भी रिमूव कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट में अगर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ आया? यस और नो? समझ आया? यस मैम। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा पॉइंट आपका, उसको हम कहेंगे ग्रोथ स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग ग्रोथ स्टेज, मतलब क्या क्या तरीके आप ग्रोथ स्टेज में अपना सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज, ठीक है। अब ग्रोथ स्टेज में आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप लेस अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, यानी कि बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप लेस अग्रेसिव, मतलब एडवर्टीजमेंट आप कीजिएगा, लेकिन आपका एडवर्टीजमेंट करने का जो तरीका होगा वो प्रोडक्ट का अवेयरनेस से ज्यादा आप अपने ब्रांड को डेवलप करना चाहिएगा, यानी आप अपना ब्रांड का वैल्यू क्रिएट करना चाहिएगा मार्केट में, ब्रांड की इक्विटी डेवलप करना चाहिएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं क्रिएट करना चाहिएगा, बल्कि प्रोडक्ट के बारे में तो लोगों को पता लग ही गया है, लेकिन आप अपना ब्रांड वैल्यू इंक्रीज कीजिएगा। तो लेस अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, and advertisement is only for develop the brand equity. Less aggressive advertisement, and advertisement is only for increase the brand equity in the market, यानी आप अपने ब्रांड को अब स्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिएगा। प्रोडक्ट खरीदना शुरू हो गया, अब आप अपने ब्रांड का वैल्यू बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। ये होगा आपकी ग्रोथ स्टेज में पहला पॉइंट। सेकेंड आप लिखिएगा अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इंश्योर्ड। Second, availability of the product should be ensured. Availability of product should be ensured. Growth में लिखिए second point, availability of product should be ensured. Availability of product should be ensured. यानी कि ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट का डिमांड आपका काफी ज्यादा हाई हो चुका है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो डिमांड के हिसाब से नहीं पहुंचेगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया आपका अच्छा नहीं होगा, तो आप अपने प्रोडक्ट के को जब पहुंचा ही नहीं पाएगा कंज्यूमर तक, तो एक निगेटिव इम्पैक्ट बनेगा कंज्यूमर के ऊपर। तो आप कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को डिमांड के हिसाब से अवेलेबल कराना बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, modification of new version of the product required. Modification or new version of the product required. Modification or new version of the product required. तो जैसे वहां पर इंट्रोडक्शन स्टेज में कस्टमर के फीडबैक और प्रॉब्लम को समझते हुए आप कुछ चेंजेस ला सकते हैं, वैसे यहाँ जब डिमांड बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि कुछ कस्टमर आपसे कुछ बेटर उम्मीद करने लगे, ठीक है। तो हो सकेगा तो मन करेगा आपका, तो आप यहाँ पर वर्जन वगैरह या मॉडिफिकेशन कर सकते हो जो आप मैच्योरिटी में करते हो, ताकि आप मार्केट में सरवाइव कर सको। यहाँ पर बेसिकली आप मार्केट में सरवाइव कर रहे हो तो बेटर कुछ करने के लिए आप बेसिकली यहाँ पर प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट लिखिए कॉम्पिटिटिव प्राइस, कॉम्पिटिटिव या भी नहीं, कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं, रिड्यूस्ड प्राइस या फिर लेस प्राइस, और लेस प्राइस विल बी मेंटेन्ड इन द मार्केट। लेस प्राइस और रिड्यूस्ड प्राइस विल बी मेंटेन इन द मार्केट, यानी जो प्रोडक्ट का प्राइस आपने हाई रखा था इंट्रोडक्शन स्टेज में और डिस्काउंट वगैरह दे रहे थे,
यहाँ पर आप ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो लो रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, ठीक है। या फिर कॉम्पिटिटिव प्राइस अगर एक दो कॉम्पिटिटर्स एंटर कर चुके हैं अगर ग्रोथ स्टेज में भी, तो उस केस में भी आप कॉम्पिटिटिव प्राइस रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस समय आप रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे रीच कर चुके हो, आपका बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए कस्टमर ओरिएंटेड, यानी ग्रोथ स्टेज हमेशा कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कोई भी चीज अगर आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सिर्फ कस्टमर को ध्यान में रखते हुए सोचना है, कस्टमर ओरिएंटेड। और नेक्स्ट लिखिए एक्सटेंसिव सेल। एक्सटेंसिव सेल का मतलब है कि अब आप यहाँ मार्केट शेयर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ स्टेज है, आपके प्रोडक्ट का डिमांड है, तो आप दूसरे एरिया से भी कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे, तो अब आप यहाँ पे एक्सटेंसिव सेल कीजिएगा, या फिर कह सकते हैं इंक्रीज कर दीजिएगा मार्केट शेयर को। यानी अगर मैं बोरिंग रोड में सिर्फ मार्केट कर रही थी, प्रोडक्ट सेल कर रही थी, तो अब मैं बोरिंग रोड से हो सकता है कंकड़ बाग चली जाऊं, कंकड़ बाग की जगह बेली रोड चली जाऊं, तो लाइक आई कैन एक्सपैंड इट, और मैं यहाँ मार्केट शेयर को अब इंक्रीज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लॉस और रिस्क का चांस बहुत कम हो चुका है, ठीक है। स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द मैच्योरिटी स्टेज, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, ग्रोथ स्टेज तक? एनीवन हैव एनी डाउट टिल ग्रोथ स्टेज? ठीक है, नो मैम। ओके चलिए। मैच्योरिटी स्टेज में आप क्या स्ट्रैटेजी बेसिकली आप अडॉप्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर लिखिए मोर एम्फसाइज ऑन द ब्रांड इमेज, more emphasis on the brand image, या more emphasis required on brand image, more emphasis required on brand image in order to differentiate the product from the competitors. More emphasis is required on brand image in order to differentiate the product from the competitors, ठीक है, differentiate the product from the competitors। यानी कि यहाँ पर आप अपने ब्रांड पे बिल्कुल जैसे आपने ग्रोथ स्टेज पे ध्यान रखा, यहाँ पर भी आप ब्रांड पे ध्यान रखिएगा। क्यों रखिएगा? ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कैसा अलग है, कैसे अलग है, वो आप दिखाते रहिए कंज्यूमर को, ठीक है। तो यहाँ पर एम्फसाइज जो होगा वो बेसिकली ब्रांड इमेज पे करेंगे मैच्योरिटी स्टेज में, और कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए more benefits or add-on benefits, more benefits or add-on benefits, more benefits or add-on benefits are may be provided, more benefits or add-on benefits may be provided to the customer. एग्जाम्पल में लिखिए एक्सटेंडिंग द वारंटी पीरियड, गारंटी पीरियड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के साथ ना बेसिकली कुछ एड ऑन सर्विसेज और ज्यादा बेनिफिट देना स्टार्ट कीजिएगा कंज्यूमर को, क्योंकि आप प्रोडक्ट आपका मैच्योरिटी स्टेज में है, तो डिक्लाइन ना हो जाए, कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदना ना बंद कर दे, तो आप अपने आप को पहले तो डिफरेंशिएट कीजिएगा कॉम्पिटिटर से, उसके अलावा आप कुछ सर्विसेज वगैरह और ऐड ऑन कर दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ डील कर रहे थे, मान लीजिए आप एक आयरन बना रहे थे और आप पहले 1 साल की वारंटी या गारंटी दे रहे थे, तो अब आपने उसको 2 से 3 साल कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कि जैसे ही सफारी जब एंटर हुआ था मार्केट में, तो सफारी से पहले आपका वीआईपी का बहुत ज्यादा डिमांड था, ऑलरेडी पहले से मार्केट शेयर बना हुआ था। अब सफारी ने, और अमेरिकन टूरिस्टर भी था, अब स्काई बैग्स वगैरह, अब तो खैर बहुत सारे हैं, तो सफारी ने अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए पता है सबसे अच्छा क्या अडॉप्ट किया, उसका वारंटी जो होता है ना वो 5 साल का होता है, बल्कि हर एक दूसरे का 3 साल ही होता है, 3 इयर्स वारंटी बाकी में होता है, लेकिन वो 5 साल की वारंटी देता है। तो मैंने भी जैसे परचेज में करने गई मार्केट में, तो मैंने भी सफारी को इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि इसमें 2 साल एक्सटेंशन है वारंटी का कंपैरेटिवली टू अदर ब्रांड्स। तो लाइक यहाँ पर आप कुछ एड ऑन सर्विस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह आप अपने प्रोडक्ट में दे सकते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जो वो नहीं दे रहे हैं फैसिलिटी, वो आप दीजिए। तो यहाँ मैच्योरिटी स्टेज में आप, बिकॉज आपको मार्केट में सस्टेन करना है, रुकना है, टिकना है,
इसीलिए आपने एड ऑन सर्विसेज भी दिया, या फिर आप दे सकते हो, तरीके हैं, ये स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट लिखिए, चेंज इन पैकेजिंग, चेंजेस इन पैकेजिंग मे बी इंट्रोड्यूस, changes in packaging may be introduced, changes in packaging may be introduced, changes in packaging may be introduced, changes in packaging may be introduced. अब यहाँ पर क्योंकि आपका प्रोडक्ट का डिमांड कम हो रहा है, तो अब आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है अट्रैक्टिव पैकेजिंग अडॉप्ट कीजिए, ठीक है, यानी पैकेजिंग वगैरह को कुछ चेंज कीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट बनाइए, ब्यूटीफुल लगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो कस्टमर जो होता है वो स्टिमुलस के थ्रू तो ऐसे भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, विजनरी जब वो कुछ बेटर देखेगा तो हो सकता है कि पैकेजिंग से ही वो सिर्फ प्रोडक्ट को परचेज कर ले, राइट। तो पैकेजिंग वगैरह में मॉडिफिकेशन चाहते हो तो आप इस स्टेज में कर सकते हो, या फिर करना ही चाहिए, चेंजेस इन पैकेजिंग मे बी इंट्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज आप और कर सकते हो, न्यू टेक्नोलॉजी कैन बी अडॉप्टेड, 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 यानी कि अब आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो नहीं टिकेगा, जैसे नोकिया ने अगर ये चीज सोचा होता तो हो सकता है कि आज जितना शेयर रेडमी का और सैमसंग मोबाइल का है उससे कई ज्यादा नोकिया का होता है, क्योंकि नोकिया ने ट्रस्ट बहुत जल्दी बिल्ड कर लिया था मार्केट में, लेकिन बिकॉज वो टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड रह गया, वो विंडो के साथ काम करता रह गया, बल्कि ऑलरेडी इंडिया में एंड्रॉइड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो इस स्टेज में आप अपने प्रोडक्ट को बेटर करने की कोशिश कीजिएगा ना, तो यहाँ पर आप नए टेक्नोलॉजी को भी फटाक से तुरंत से अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है। सो न्यू टेक्नोलॉजी कैन बी अडॉप्टेड, न्यू टेक्नोलॉजी कैन बी अडॉप्टेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यहाँ पर आप प्रोडक्ट को पूरा इंप्रूव कर रहे हैं क्योंकि आपको मार्केट में टिकना है, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हाई हो गए, बहुत ज्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, ठीक है। अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाइएगा तभी तो प्रोडक्ट बिकेगा, नहीं तो फिर कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा, आपसे बेटर कुछ मिलेगा तो कस्टमर जो होते हैं वो बेनिफिशियल फैक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कंपैरेटिवली टू लॉयलिटी, तो लॉयलिटी से ज्यादा उनके लिए बेनिफिट्स और पैसा और प्राइस मैटर करता है, इसीलिए आपको मैच्योरिटी स्टेज में बहुत ज्यादा कंसर्न रहना है अपने प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, न्यू फीचर्स कैन बी एडेड टू एनहांस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, new features can be added to enhance the value of the product, new features can be added to enhance the value of the product, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू को आप इंक्रीज कर सकते हो, इनहांस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो नए फीचर्स को ऐड ऑन करके, नए कुछ एप्स ले आओ, नया कुछ सॉफ्टवेयर ऐड ऑन कर दो, तो इस तरीके से बेसिकली हम कह सकते हैं क्या कि ये आपके सारे स्ट्रैटेजी थे मैच्योरिटी स्टेज के लिए, यानी मैच्योरिटी स्टेज में कोई भी कंपनी किस तरीके को अडॉप्ट कर सकती है अपने आप को मार्केट में रिटेन करने के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द डिक्लाइन स्टेज, यानी कि जब डिक्लाइनिंग स्टेज में आपकी कंपनी पहुंच गई है तो उस केस में आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हो, क्या क्या तरीके अडॉप्ट कर सकते हो, क्या क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले लिखिए स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द डिक्लाइन स्टेज में, स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द डिक्लाइन स्टेज, स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द डिक्लाइन स्टेज, तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए मोर एम्फेसिस ऑन द प्रमोशनल स्कीम, मोर एम्फेसाइज ऑन द प्रमोशनल स्कीम, यानी प्रमोशनल स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड कीजिए, थोड़ा सा लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाइए, तो बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करने में ध्यान दीजिए, 100% बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर नहीं करना एडवर्टीजमेंट में, और तरीके अपनाइए लेकिन प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट शुड बी रिड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो था, आप जो इधर उधर प्रोडक्ट को फैला रहे थे एक्सटेंसिव लेवल में, जो आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसको रिड्यूस कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट शुड बी रिड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट शुड बी रिड्यूस, cost of production should be reduced, third point cost of production should be reduced, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन जो आप कर रहे हो प्रोडक्ट का उसका कॉस्ट को रिड्यूस कर दीजिए, कम कर दीजिए, या प्रोडक्शन भी कम कर दीजिए, क्योंकि मार्केट में डिमांड खत्म हो गया है, तो अब आपको पहले लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाना है फिर से
तब वो जाके आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस कीजिए, प्रोडक्शन भी रिड्यूस कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट लिखिए इकोनॉमी पैक्स ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस, इकोनॉमी पैक्स ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस, इकोनॉमी पैक ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस। यानी कि जो प्रोडक्ट आप एक्सपेंसिव सेल कर रहे थे उसकी पैकेजिंग वगैरह का कॉस्ट थोड़ा लो कर दीजिए, इकोनॉमिकल रेट कर दीजिए, कोशिश कर दीजिए बहुत कम करने का, मार्जिन हो सके तो थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि आपको बस मार्केट में टिकना है डिक्लाइनिंग स्टेज में भी, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं डिक्लाइनिंग में आपका प्रोडक्ट टिकेगा। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा जितना से ज्यादा पैसा बचे और जितना ज्यादा प्रमोशन हो पाए आपके प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप इकोनॉमिकल पैक्स वगैरह या इकोनॉमिकल पैकेजेस वगैरह प्रोवाइड कीजिएगा प्रोडक्ट का कंज्यूमर को, ठीक है। तो ये सारी आपकी स्ट्रैटेजी थी हर एक अलग अलग स्टेज में कि कौन सी, मतलब जो भी बेटर लगे स्ट्रैटेजी या जो भी तरीके जितने भी आप अपना सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो, आपको करना चाहिए अलग अलग पीएलसी के स्टेज में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में मैं 2 मिनट आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली नेक्स्ट जो टॉपिक है कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द पीएलसी, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है रेट ऑफ टेक्निकल चेंज, रेट ऑफ टेक्निकल चेंज, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स which affecting the PLC। तो सबसे पहला, इसमें मैं लिखवाऊंगी नहीं, सिर्फ पॉइंट्स लिखवा दे रही हूँ, 5-6 पॉइंट है बस। पहला है रेट ऑफ टेक्निकल चेंज, रेट ऑफ टेक्निकल चेंज। अगर किसी कंट्री में टेक्निकल चेंजेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे डेवलप्ड कंट्री है वहां पर टेक्नोलॉजी हमेशा एडवांस होता रहता है, ठीक है, उस केस में जैसे ही कंज्यूमर जो है वो जितना जल्दी प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेंगे उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट को छोड़ देंगे यूज करना। तो ऐसे जगह पे, जैसे हमारा कंट्री में ये चीज नहीं है, इंडिया में ये चीज नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट टिक जाते हैं क्योंकि टेक्निकल चेंज बहुत फास्ट नहीं है। तो जहां पर बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी में चेंज आता है वैसे कंट्री में प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को टिकना लॉन्ग टर्म तक बहुत मुश्किल है। तो टेक्निकल चेंज एक फैक्टर है आपके प्रोडक्ट या पीएलसी के लिए। सेकेंड फैक्टर है आपका कि मार्केट एक्सेप्टेंस कितना है, यानी कि जैसे आप मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो कितने लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग बहुत फास्टली एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे तो उतनी ही जल्दी वो प्रोडक्ट को यूज करना भी छोड़ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आ जाएगा। तो जितना फास्टली अडॉप्शन होगा उतना ही फास्टली आपने क्या करना है, उसको छोड़ देना है, प्रोडक्ट को यूज करना। तो रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस, और बल्कि वाइस वर्सा होगा, यानी कि अगर प्रोडक्ट बहुत ग्रेजुअली एक्सेप्ट करते हैं तो वो उतना ही ज्यादा टिकेगा, यानी स्लो एक्सेप्टेंस जो है वो आगे तक प्रोडक्ट को रिटेन कर सकता है। थर्ड जो रीजन है, फैक्टर है इजी ऑफ कॉम्पिटिटिव एंट्री, यानी कि अगर आपके जो कंट्री में कंपटीशन जो है वो बहुत फास्ट लेवल का है और बहुत जल्दी कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर हो रहे हैं, उस केस में आपका जो पीएलसी होगा वो शॉर्ट होगा आपके प्रोडक्ट का। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर्स जल्दी मार्केट में एंटर ही नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सो मेनी बैरियर्स, तो उस केस में आपके प्रोडक्ट का बेसिकली जो पीएलसी होगा वो एक्सपैंड कर जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा कि इजी ऑफ कॉम्पिटिटिव एंट्री हो गया। नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। अगर आपकी कंपनी जो है वो ऑलरेडी मार्केट में कोई और प्रोडक्ट को पहले लॉन्च कर चुकी है, मार्केट में उसका एस्टैब्लिश्ड एक ब्रांड है, गुडविल है, जैसे कि आपका रिलायंस है, उसका ऑलरेडी मार्केट में गुडविल था, इसलिए जियो आया तो बहुत इजीली एक्सेप्टेंस भी हो गया और लोग आज बहुत ज्यादा कंज्यूमर हैं भी जियो के। तो जब रिस्क बियरिंग कैपेसिटी किसी कंपनी की जितनी हाई होती है वो कंपनी उतना ही ज्यादा इनोवेशन और क्रिएशन करता रहेगा कंपनी में। अगर उसका प्रोडक्ट डूबने वाला भी होगा तो भी वो चेंज ला लाके मॉडिफिकेशन करके अपने कंज्यूमर्स को जाने नहीं देगा। तो जितना ज्यादा आपकी कंपनी का रिस्क कैपेसिटी को लेना, यानी कि बियर करना, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी जितना ज्यादा आपका कंपनी का हाई होगा उतना ही ज्यादा आपका पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आपके प्रोडक्ट का हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटेक्शन बाय पेटेंट, यानी अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेके मार्केट में आए हो, लॉन्च किया आपने प्रोडक्ट को और आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट राइट रखा है, यानी आपने लाइसेंसिंग कर दिया प्रोडक्ट का, और वो पेटेंट जो होता है वो 20 साल के लिए होता है। तो अगर पेटेंट है तो ऐसे केस में आपके प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को दूसरे कंपनी को अडॉप्ट करने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि आप बिल्कुल डिफरेंट हो, आपने पेटेंट लेकर आए हो। जैसे कि यूएस ने जब कॉपी जेरोक्स मशीन जब वो लेकर आया था इंडिया में, तो काफी सालों तक उस पर पेटेंट राइट था, इसलिए टेक्नोलॉजी जल्दी पास ऑन नहीं कर पाया।
तो पेटेंट राइट अगर आपकी कंपनी का है तो ऑब्वियसली आपका पीएलसी प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा हाई होगा. तो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द पीएलसी. ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ एनी कंट्री. ठीक है, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है जो समझ नहीं आया हो? एनीवन हैव एनी डाउट? नो मैम. क्लियर हो गया सबको? और पीएलसी के लिए मार्केट टेक्निक क्या यूज कर सकते हो इंप्रूव करने के लिए? सेल, एडवर्टीजमेंट कीजिए, प्राइस रिड्यूस कीजिए, ऐड कीजिए, वैल्यू को एक्सप्लोर कीजिए, नया मार्केट, नया पैकेजिंग, नया टेक्नोलॉजी. इस तरीके से बेसिकली आप हाई कर सकते हो क्या, या अपने यहाँ का सेल, अपने प्रोडक्ट का सेल को आप इंक्रीज कर सकते हो. एनीवन हैव एनी डाउट? सेल्स को इंप्रूव कर सकते हो तो लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, न्यू पैकेजिंग, न्यू टेक्नोलॉजी, मार्केट को जितना ज्यादा एक्सप्लोर करना है उतना एड ऑन फैसिलिटी देंगे, एड ऑन सर्विसेज देंगे और कॉस्ट रिडक्शन रखेंगे, यानी कॉस्ट को कम करेंगे. दीज आर द रीजंस टू इंक्रीज द सेल्स. तो इस तरीके से आप सेल्स पीएलसी का यानी अपने प्रोडक्ट का सेल आप इंक्रीज कर सकते हो. तो ये पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका खत्म हो गया है. नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द प्राइसिंग. प्राइसिंग के साथ हम शुरू करेंगे. खैर मैंने सोचा था कि आज ही प्राइसिंग स्टार्ट कर देंगे, बट आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर टुडे. किसी को कुछ पूछना है? मैम आप जो इजी ऑफ कॉम्पिटिटिव एंट्री बोली, एंट्री का मतलब क्या है कि कॉम्पिटिटर जो है अगर इजिली इजिली एंटर कर गया मार्केट में तो उस केस में आपका पीएलसी शॉर्ट हो जाएगा. यानी कि जितना ज्यादा कॉम्पिटिटर होगा उतना पीएलसी आपका शॉर्ट होगा, क्योंकि आपसे बेटर प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करने लगेंगे. अगर आपका कंपटीशन जो है वो एंटर करना कॉम्पिटिटर के लिए बहुत मुश्किल है, तब आपका पीएलसी हाई होगा, क्योंकि आप अकेले रह जाओगे ना मार्केट में, आपकी मोनोपोली राइट बन जाएगी प्रोडक्ट को लेकर. वो लोग एंटर ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज ट्रेड बैरियर से. समझ में आ गया मुस्कान? यस मैम. ठीक है, मुझे अटेंडेंस बता देना जरा.